बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे जो व्लादिमीर पुतिन ने विज़िट किया हिंदुस्तान का, और वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ उनकी रही, क्या मसरूफियत रही, उस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ LAC के ऊपर जो नई डिप्लॉयमेंट की है चाइना ने, उस हवाले से भी बात करेंगे कि उसके जवाब में हिंदुस्तान क्या कर रहा है। और इन सारी चीज़ों के लिए आज मुझे ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट, आप लोगों के जाने पहचाने सुमित पीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। तो आपका बहुत तो जो भी हॉट टॉपिक होता आप उसको तुरंत पकड़ लेते आप। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि इस रीजन में रहते हैं तो मेरे ख्याल में रीजन के हवाले से जो भी डेवलपमेंट हो रही होती है हमारे इर्द गिर्द, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान में, तो मेरे ख्याल उस पर नजर होना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे सर। अच्छा सुमित साहब, एक तो ये है कि व्लादिमीर पुतिन साहब का बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट रहा है न्यू दिल्ली का, जिसमें S-400 के ऊपर मेरा और आपका पहले भी एक शो था जब ये बात चल रही थी। अब ये विजिट भी हो गया और गालिबन AK-203 जो गन्स है, AK-47 की तरह जो गन्स है, बल्कि शायद वो कह रहे हैं कि उससे एडवांस ये एडवांस टेक्नोलॉजी के गन्स है, बिल्कुल उसकी भी कुछ चीजें मतलब बातचीत आप लोगों की हुई और गालिबन मुआहदे भी हुए हैं। क्या कैसा देखते हैं इस चीज को? फिर मैं आगे जाऊंगा और अमेरिका और चाइना के ऊपर बात करूंगा, लेकिन अगर अभी विजिट के हवाले से इसके अलावा क्या चीजें हुई हैं? देखिए फखर भाई, सबसे पहले धन्यवाद आपने बुलाया। ये जो अभी जो आप देख रहे हैं, जो मीटिंग हुई है जिसे हम समिट बोलेंगे, 2 दिन का था। जी और इसमें उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर कहिए, जी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, वो संडे रात को आ गए थे। पुतिन साहब आज आए हैं और आज मोदी जी से उनकी मुलाकात भी हुई है। अब ये 21st एक एनुअल समिट कहते हैं इसे हमें। और मोदी जी और पुतिन साहब लास्ट मिले थे मेरे हिसाब से नवंबर 2019 में ब्रिक्स के साइडलाइन पे। उसके बाद कोविड हुआ 2020 में, फिर आज हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फखर भाई, ये पहला समिट है, दूसरा समिट है जो पुतिन साहब ने किया है कोविड के बाद। तो ये दूसरा ऐसा समिट है जो ये अपनी कंट्री से बाहर गए हैं। बहुत ही प्रोडक्टिव समिट रहा। जो अगर इसकी हाइलाइट्स में बोलूं, करीब 28 एमओयू साइन किए गए, टेक्नोलॉजी में, कोलैबोरेशन में, स्टील में, आयरन में, एनर्जी में। और क्रेमलिन तो ये शुरू से कहता था डिफेंस और एनर्जी हमारा फोकस रहेगा। पर अब की बार जो मैंने एमओयूज देखे, और जो लास्ट टाइम मैंने एमओयूज देखे, तो पहले 6-7 चीजों पे ही एमओयू होता था। अब की बार करीब 28 एमओयू हुए। इनमें IIT से भी एमओयू हुआ है, स्टील पे हुआ है, एनर्जी पे हुआ, एजुकेशन पे हुआ, कल्चर पे हुआ, कई सारी चीजें हुई है। जो मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट से 10 साल का डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ 2021 से लेके 2031 तक, जिसमें डिफेंस और हायर एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी और इसके जो भी इसके रिलेटेड चीजें, इस पे कॉपरेशन रहेगा। मतलब 10 साल तक ये जो दोस्ती है, ये जो एग्रीमेंट है, ये जो सपोर्ट है, ये डन है। अब AK-203 जो असॉल्ट राइफल है, जी इंडिया में बनेगी। 7.5 लाख पीसों का कॉन्ट्रैक्ट है, करीब $500 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है ये। पहले 70,000 रशिया से आएगी, बाद में यहाँ बनना शुरू होगी, अलग इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एक और राइफल है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नंबर क्या है, वो भी इंडिया में बन रही है। एक तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें। और एक जो अभी बात हुई है, जो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं डन है, पर अभी साइन नहीं हुआ, मतलब जिसपे कार्रवाई पूरी चल रही, वो है जो शोल्डर हेड वेरी शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जिसे शोल्डर हेड मिसाइल्स कहते हैं। ये डील करीब $1.5 बिलियन के, ये भी ऑलमोस्ट सेटल हो गई है। S-400 की सप्लाईज इस महीने से आनी शुरू हो गई। और जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फखर भाई, मैंने कहा देखिए यूएस कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, कुछ नहीं होगा, एक कॉस्मेटिक उन्होंने बोल दिया, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट इसका कोई खुलासा नहीं हुआ पब्लिक मीडिया में। तो मैंने ये भी सुना है कई सोर्सों से कि कुछ S-500 की भी बात हुई है, बट कोई पब्लिक इसका अनाउंसमेंट वगैरह है नहीं। उसके जी अलावा जो एक और डील जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको बताऊं, वो हुई है, जिसके बारे में बिल्कुल ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन हो, बट ऑलमोस्ट डन है। वो है जी जो करीब 19 MiG-29 इंडिया को खरीदने हैं नए, और 70 MiG-29 है जो जिनका अपग्रेड करना है। जी और करीब 11 सुखोई Su-31 MKI जो इंडियन जी वेरिएंट है, वो लेने हैं। तो अगर आप इस डील को देखें तो ये करीब करीब $3 बिलियन की डील हो रही। तो आधा बिलियन हो गया, जी 1.5 बिलियन का आपका ये हो गया जी, ये जो ये वेरी शॉर्ट रेंज
शोल्डर हेड मिसाइल्स, और ये जी एयरक्राफ्ट की 2.5 बिलियन। तो करीब जी 5 बिलियन का जो है अभी काम हो गया है। और एक इसमें था, एक हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी डील की बात थी, $1.5 बिलियन की। जी पर अभी उसके बारे में कुछ आया नहीं फखर भाई। सुनने में ये आया है कि कुछ यूएस के ऑब्जेक्शन थे, शायद ये ट्रेड ऑफ था कि भाई आप हेलीकॉप्टर इनसे ना ले, हमसे ले, हम S-400 आने देंगे, जो भी है। एक S-500 की भी बातें हो रही थी, बट उस पे भी कुछ हुआ नहीं। बट हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अच्छा वगैरह सर, हुए एक अब की बात। सुमित साहब, एक तो ये काटसा जो मतलब एक पाबंदी लगी हुई है ईरान के ऊपर है, नॉर्थ कोरिया है और उसमें रशिया है और गालिबन चाइना है जो अमेरिका की तरफ से इसमें शामिल किए गए हैं, तो उसके क्या कोई असरात हो सकते हैं हिंदुस्तान के ऊपर? क्योंकि इतनी बड़ी डील हो रही है, मतलब S-400 तो खैर बहुत बड़ी डील है, लेकिन बाकी जो चीजें आप बता रहे हैं, मतलब 203 हो गया या बाकी मिड रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो गई, तो ये सारी चीजें तो क्या अमेरिका का जो काटसा का जो जो उन्होंने सैंक्शंस लगाई हुई हैं रशिया के ऊपर, तो क्या उसका कोई असर हिंदुस्तान के ऊपर होगा, या मतलब वो कहेंगे नहीं यार ठीक है हिंदुस्तान के साथ क्योंकि हमारा क्वाड भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको हम कह देते हैं कि ठीक है, इग्नोर इट? देखिए, दो एस्पेक्ट है फगर भाई इसके। पहला एस्पेक्ट है सर कि जो काटसा एक्ट आया था, एस मेनली वो लगता है S-400 के आगे पीछे। ऑलराइट। मेन उसका ऑब्जेक्टिव है S-400। जब काटसा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जब हमने S-400 की डील साइन की थी तब काटसा नहीं था, तब वो एक्ट था नहीं। अब जो डिलीवरी होने आई है, बस हाँ एक्सेप्शंस, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, हमारी बात हुई थी, जो बाइडेन और एंथनी ब्लिंकन और जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, इनके हाथ में होता है अल्टीमेटली लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, रूल तो है, बस साइन करना है या नहीं करना है, इनके हाथ में एक वीटो पावर होता है। और जी मेरा लास्ट टाइम अनुमान था या अंदेशा था कि भाई ऐसा कुछ होगा नहीं, लुकिंग एट द क्वांटम ऑफ बिजनेस जो इंडिया और यूएसए का है। और जो ऑलराइट। बाकी डील्स है ये तो चलती रहती है। देखिए, अभी भी 50 से 60% आर्सेनल इंडिया का जो है वो रेशन मेड है। वो जहाज लीजिए, वो कुछ लीजिए, उनका स्पेयर जी सपोर्ट मेंटेनेंस चलेगा। ये जो मैंने आपको 10 साल की एग्रीमेंट की बात की थी, 21 से लेके 31 तक, ये बेसिकली वही है। भाई जो भी आपने हमें सामान दिया उसका सपोर्ट है, स्पेयर है, मेंटेनेंस है, ये चलता रहेगा। मतलब इसमें कोई बात नहीं होगी। 10 साल तक आप हमें इसको सपोर्ट करोगे। तो अगर मैं मोटा मोटा कहूँ कि इंडियन जी मिलिट्री का जो सोचने का नजरिया होता है वो 10 साल का होता है। आप कोई भी चीज उनसे डील करें, बोलेंगे 10 साल तक आपको उसको सपोर्ट देनी पड़ेगी, उसकी लाइफ मानते हैं। तो जी अब ये जैसे हमने बात की थी 29, जो 70 करीब है, 60 या 70 उनका अपग्रेड है। अब करीब 19 नए 29 चाहिए, फिर 13 या 11 सुखोई M31K चाहिए। तो ये सारी डी, फिर इनका सपोर्ट आएगा, स्पेयर आएगा, ये सब आएगी, राइट। बट अब की बार एक और चीज मैं बताऊं फखर भाई, जो लास्ट ईयर से ट्रेड है इंडिया और एशिया के बीच, ये काफी लोगों ने नोट नहीं किया, इट हैज इंक्रीज बाय 38%। जबकि इंडिया ने करीब $20 बिलियन के या $24 बिलियन का जो आर्सनल है, वेपन है, यूएसए लिया है। बट जो म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन इंडिया और रशिया हैज इंक्रीज बाय 38%। 38% ये ट्रेड तब भी बढ़ा है इन एडमिस्ट की काफी पार्ट, जैसे कुछ फ्रांस में चला गया, कुछ इटली में चला गया, कुछ अमेरिकन को चला गया, पर तब भी ये ट्रेड बढ़ा है। ये एक बहुत पॉजिटिव मूव है। तभी प्रेसिडेंट जो पुतिन साहब है, ये उनका दूसरा दौरा है कंट्री से बाहर आफ्टर पेंडेमिक, और वो कहीं गए नहीं है। आपने लिखा लास्ट टाइम G20 में भी वो गए नहीं, जी उन्होंने उसको भी स्किप कर दिया। तो मतलब इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। और जो एक 2+2 में जो राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने अपने रशियन काउंटर पार्ट को बोला था, भाई एक कैटेगोरिक एक स्टेटमेंट आया था आज की, अनप्रोवोक्ड एग्रेशन ऑफ चाइना, इस पे भी बात हुई थी। भाई ये हुआ था भाई कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए। पुतिन साहब का कहना भाई कि ये जो अफगानिस्तान की सरजमीन है, ये इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए किसी के अगेंस्ट भी यूज नहीं होनी चाहिए। तालिबान गवर्नमेंट लेजिटिमेट है या नहीं है, इस पे बात हुई नहीं। ठीक है जी। S-400 का उनके सेक्रेटरी ऑफ जो डिफेंस है, उनका तो वैसे स्टेटमेंट आया था, भाई ये सॉवरन राइट है किसी भी कंट्री का। और जो इंडिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है अभी, S-400 इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। मतलब ये अमेरिका भी समझते, कोई लग्जरी ये नहीं कि भाई आप मतलब उन्हें $4-5 बिलियन का कोई झुंझुना ले लिया, खिलौना ले लिया, ये भी नेसेसिटी है। जो खासकर जो चाइना के साथ जो परिस्थिति अभी चल रही है, जो आपने भी मतलब इस पे भी हम बात करेंगे, S-400 जरूरी है। और ठीक। इंडो पैसिफिक पे लास्ट टाइम में हमारी बात हुई थी। देखिए, क्वाड का जो सेंट्रल पिलर है वो है इंडिया।
इसलिए सर मैं इसी के ऊपर आना चाह रहा था कि क्वाड के हवाले से जो मतलब सरगेई लारोव साहब जिस वक्त क्वाड बना तो उस वक्त उनकी स्टेटमेंट आई थी कि मतलब वैसे तो कहा जा रहा था कि ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा। मतलब उनके बड़े एक मजबूत जिसे कहते हैं कि मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है उनके, तो उस हवाले से कि कोई डिस्कशन हुई मोदी जी और प्यूटन साहब के बीच में? देखिए, कॉड को लेके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया फकर भाई। अभी ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगी तो शायद उसमें कुछ हो, बट अभी तक जो मीडिया में जो आउट है ऑफिशियली जो है उसमें कॉड का बात नहीं हुई। अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट लेजिटिमेट है या नहीं उस पर बात नहीं हुई, और S-400 और यूएस का जो भी इक्वेशन है उसको लेके बात नहीं हुई। पर इंडिया ने कह दिया था, देखिए S-400 या कोई भी चीज हो जो भी हमारी डिफेंस बाइक होगी हमारी जरूरत के हिसाब से होती है। ये ऐसा नहीं होता कि भाई हमारी मतलब ना हमें पसंद क्या आ गया भाई, ये कैडबरीज की चॉकलेट ना लेके नेस्ले की चॉकलेट, ये ऐसा नहीं है। ये है कि जरूरत क्या है, अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से जरूरत क्या है वो चीजें ली जाएंगी। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी इस पे कि अगर चाइना को हटाया जाए, इंडिया इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूएसए, और हमारे साथ उनका ट्रेड में 20-22 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है, हमारा पॉजिटिव है ट्रेड उनके साथ, पर उतने कम उनसे हथियार ले लेते, तो मोटा मोटा अगर देखें तो बैलेंस ट्रेड है। जबकि चाइना के साथ ट्रेड करके 600 बिलियन डॉलर का लॉस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुमित जी, एक तो ये कि चाइना के हवाले से जिस तरीके से LAC के ऊपर नई डिप्लॉयमेंट हुई है, उसको हिंदुस्तान कैसे काउंटर करने की, मतलब जिस तरह S-400 लिया है, नो डाउट अबाउट दैट कि जो मिसाइल अगर चाइना यूज करता है हिंदुस्तान के खिलाफ तो उसके लिए S-400 मतलब दुनिया का माना हुआ सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो ये है, इसके अलावा क्या चीजें, क्या मतलब स्टेप्स लिए जा रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, और जो साथ साथ बातचीत हो रही थी तो क्या मतलब हिंदुस्तान और चाइना को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि मतलब चाइना कहता है कि हम अपनी डिप्लॉयमेंट कर ले और यकीनन उसके बदले में फिर हिंदुस्तान भी खामोश नहीं रहेगा, वो भी करेगा कि भाई किसी भी टाइम हमें भी जरूरत पड़ सकती है। तो क्या किस्सा कहां पर है, कहां जा रहा है ये सारा? सबसे पहले तो आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा पूरे डिस्कशन का। देखिए फखर साहब, सच्चाई बताऊं आपको, दिल से बताऊं, हम चाइना पे भरोसा नहीं करते, न कर सकते हैं, न करना अफोर्ड कर सकते। और मैं ये नहीं मानता कोई भी ऐसा देश है जो अभी चाइना पे भरोसा कर सकता। उनका अपना ताइवान, जहां की 70% पॉपुलेशन हान चाइनीज है, वो उन पे भरोसा नहीं करते। मुझे बताइए चाइना को छोड़ के कौन भरोसा करता है, पहली बात। अब ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, जहां उनका अपने खून, जहां अपने रिश्तेदार है, उनके यहाँ तो वो जहाज भेज देते हैं, 100-125 जहाज 2 दिन में। तो उन पे भरोसा करना तो मतलब ही नहीं है। चाइना के साथ बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। देखिए कोई लड़ाई वड़ाई नहीं चाहता, लड़ाई वड़ाई अच्छी नहीं होती, खून खराबा अच्छा नहीं होता। बट कहते यू हैव टू कीप योर एम्युनिशन ड्राई। हमारी पॉलिसी चाइना के खिलाफ बहुत क्लियर है, मिरर डिप्लॉयमेंट। आप 60,000 फौजी भेजोगे, हम 60,000 भेजेंगे। आप 100 एंटी एयरक्राफ्ट भेजोगे, हम 100 एक भेज देंगे। आप 25 जहाज भेज दोगे, हम 26 जहाज लगा देंगे। देखिए कैपेबिलिटी वाइज चाइना के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास नहीं है, जो अभी नोन है। बहुत सी डिफेंस में ऐसी चीजें होती है फखर भाई जिनके बारे में कोई बताता नहीं। जैसे हमारे यहाँ एक चीज है, मैंने सुना था कोई वेपन है काली नाम से, कोई वेपन और भी है जो शौर्य नाम का एक मिसाइल सिस्टम है। मैंने ज्यादा नहीं पता उसके बारे में, ऐसा सुना मैंने कि कुछ ऐसे, जाहिर सी बात है चाइना के पास भी हो सकता है ऐसा कुछ हो। तो अब ये जो अभी अगर आप 60,000 लगाओगे, हम भी 60,000 लगाएंगे, तो जो डिप्लॉयमेंट होगी उसका सोल्यूशन है मेरा डिप्लॉयमेंट। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि इसका फायदा कुछ हो नहीं रहा चाइना को इससे कुछ मिल नहीं रहा। बट हाँ, वो अपने बंदे बिठाए जा रहे हैं, चीजें कराए जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत में आप चाइना पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? चाइना पे आप भरोसा करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सच्चाई तो ये, मतलब अगर पॉलिटिकली मैं करेक्ट ना हो, एंड आई एम नॉट मतलब मैं कोई गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूं नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियरली बोल सकता हूँ, यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना, इट्स एज सिंपल एज दैट। वो कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी करते रहे। मैं आज की डेट में आपको कह रहा हूँ, मैंने वो लास्ट टाइम भी बोला था आपको, जी पाकिस्तान से लड़ाई होने का चांस मिनिमल है आज की डेट में। पाकिस्तान इज नॉट सच ए बिग एडवर्सरी जितना बड़ा एडवर्सरी चाइना है। प्रॉब्लम चाइना है, पाकिस्तान नहीं है आज की डेट। अच्छा सर, एक तो आप बिल्कुल चाइना और हिंदुस्तान का मसला है, अभी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना का भी मसला है, क्योंकि अब पैसों के मामलात बीच में जब आ जाते हैं तो वो चीज मतलब खत्म नहीं हो सकती। लेकिन मतलब
जर्मनी और चाइना के बीच में, यानी बीजिंग जो है, मतलब बीजिंग और हम ये कहते हैं कि जर्मनी एक आमने सामने है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इनकी जो चीजें हैं, बर्लिन जो है वो सामने कह रहे हैं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कट डाउन कर ले, जो ट्रेड हमारी उनके साथ हो रही। उनके साथ क्या मामला है, मतलब जर्मनी कहां पर, चले आपका बॉर्डर लगता है, हमारा बॉर्डर लगता है, जर्मनी और चाइना इतना दूर दूर है। वो भी, मतलब ये मैं डीडब्ल्यू की स्टेटमेंट, मतलब एक स्टोरी में पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा कि यार हम साइड पे होना चाहते हैं, लेकिन चाइना कह रहा है, बीजिंग ये बता रहा है कि भाई पुल हम बनाना चाहते हैं, ना कि इस चीजों को कट ऑफ करना चाहते हैं। मामलात क्या है, क्या दुनिया में किसी के साथ भी, मतलब जहां पे भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ इनका मतलब लफड़ा ये खड़ा कर देते हैं उनके साथ। देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, इसका मैं आपको कुछ फैक्ट्स, फिगर्स एंड डाटा आंसर दूंगा। जी जी प्लीज। अगर भाई क्या है कि चाइना के, देखिए, अगर आप इंडियन कहीं रहे, पाकिस्तानी कहीं रहे, वो पॉपुलेशन में मिल जाता है। चाइना जहां रहता है वो एक चाइना टाउन बनाता है। दुनिया के हर शहर में चाइना टाउन, एक छोटा चाइना बनता है। वहां वही आपको लगेगा बीजिंग की और शंघाई की गलियों से गुजर रहे, वो आप ले आते हैं। अच्छा, वहाँ कम्युनिटी रहता है, गेटो रहता है, और आप जानते हैं जब एक कम्युनिटी बनता है, गेटो मिलता है, तो वहाँ हर तरह के काम होते हैं। फिर ABCD इंटेल गैदरिंग से लेके हर तरह का कोवर्ट ऑपरेशन भी होता है वहां पे। तो पहली बात है, चीनी जो लोग हैं ये किसी के साथ मिलते नहीं, अलग रहते हैं गेटो बना के, ये कभी मिलते नहीं है। और दूसरी बात क्या है, ये चाइना एक वाहिद कंट्री है जिसके बॉर्डर तो शायद 10-12 कंट्रियों के साथ लगते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट नोन 22 कंट्रियों के साथ है। ये दुनिया में एक अजूबा है। मेरे बॉर्डर लगता है 12 के साथ, लड़ाई मेरी 25 के साथ। और इनमें एक और है जी, इनका उसे कहता हूं मैं ग्रैंड मदर सिंड्रोम। ग्रैंड मदर सिंड्रोम ये फखर भाई, मेरी दद्दी मरहूम को एक सपना आया था, उसने बताया कि ये जो ग्रीस है ये चाइना का पार्ट था। अब ग्रीस कहाँ, ये कहाँ? बोले नहीं, सपने में आया था, एक नक्शा था, इसलिए आधा ग्रीस मेरा। क्योंकि चाइना इतना सा था फखर भाई, ये जो बना है ना, ये मंगोलिया की टेरिटरी खा के बना, तुर्कमेनिस्तान की टेरिटरी खा के बना, जिन्हें बेचारे हम उगर कह रहे जो आज पिस रहे वहां पे। ये हर एक की टेरिटरी, इन्होंने तिब्बत खाया है, ये हर एक की टेरिटरी खा खा के बड़ा, क्योंकि इनकी पॉलिसी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपेंशनिज्म है। ये उसी पे चलते हैं। अब इनकी नजर होती है 3 चीजों पे, लैंड, लेडीज और लेजिटिमेसी। ये इनका मंत्र है, इसी पे ये हर जगह चलते हैं। अब आप देखिए जर्मनी की, अब जर्मनी पे आते हैं स्पेसिफिक। अगर आप यूरोपियन यूनियन देखिए, करीब 30-32 कंट्री आती है उसमें, यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, डेफिसिट। अब जो छोटी कंट्री है, लातविया हो गई, ये ग्रीनलैंड, मतलब छोटी मोटी जो कंपनी, क्रोएशिया हो गई, चेकोस्लोवाकिया हो गई, ये चाइना के साथ बिजनेस करके ब्लीड कर रहे हैं। इन पे चाइना का कर्जा चढ़ा। पर जर्मनी एक वाहिद कंट्री है जिसका ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ। आप देखिए, कभी भी जर्मनी चाइना के खिलाफ पहले नहीं बोलता था। और अब यूरोप, फ्रांस बोलता था, इंग्लैंड बोलता था, जर्मनी नहीं बोलता, क्योंकि जो ये चाइनीज लोग, इन्हें जर्मन गाड़ियां बहुत पसंद है जी। ऑडी, मर्सिडीज बहुत बिकती है वहां। तो जर्मन गाड़ियों के कारण जर्मनी तो पैसा कमा रहा चाइना से धंधा करके, पर उसका खामियाजा यूरोपियन यूनियन पर पड़ रहा है। अगर जर्मनी का ट्रेड सरप्लस है, पर ओवरऑल यूरोपियन यूनियन का ट्रेड नेगेटिव है, और जो छोटी कंट्री जो है वहां की, वो परेशान हो रही है, कह रही भाई तुम्हारे चक्कर में हमारी वाट लग रही है, हम पे लफड़ा हो रहा है, या सस्ती चीजें आ रही है, हमारा प्रोडक्शन, क्योंकि यूरोप के ओपन बॉर्डर है, अगर आपने जर्मनी में माल उतार दिया कहीं भी निकाल दोगे। तो वहां तो कह रहे भाई, ये जो लाटविया में जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो रही है। मैं जानता हूँ कोई लोग हैं जो दूरबीन बनाते हैं, कोई छोटी मोटी चीजें बनाते हैं, अब वो क्या हो गया, वो सारी चाइना से आने लगी, उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगी। तो यूरोपियन यूनियन में जो 2-3 बड़े पावर है, फ्रांस ऑलरेडी चाइना के अगेंस्ट था, यूके तो अब खैर निकल ही गया, यूके अगेंस्ट था, जर्मनी नहीं कर रहा था, पर अब इतना प्रेशर बढ़ा है। इसीलिए आपने डीडब्ल्यू का ये स्टेटमेंट देखा होगा कि भाई हमें ये, क्योंकि जर्मनी की पोजीशन यूरोपियन यूनियन में, और जर्मन जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं या हो चुके हैं, उसमें भी एंजेला मर्केल की पोजीशन इसको लेके खराब है। और जर्मनी में भी बहुत चाइना टाउन है, मैं जर्मनी कई बार गया हूँ, बहुत चाइना टाउन उन्होंने वहां भी खड़े कर दिए। अच्छा, ये जर्मन लोगों को ना ये पसंद नहीं आता। अब देखिए, जर्मन जो है वो फ्रेंच नहीं बोलता, फ्रेंच जर्मन नहीं बोलता, बिल्कुल इतना वो है आपस में, जबकि कल्चर इनका मोर ओवर सेम है। बट वहां तो आप चाइना टाउन खड़ा कर दो, वहां एक छोटा चाइना बना दो, क्योंकि अगर मैं ये मानता हूं, अगर आपको वहां रहना, आपको वहां की तरह रहना पड़ेगा। आप अपना वहां एक जजीरा बना के नहीं रह सकते, या तो आप अपने मुल्क में ठीक हो भाई, जैसे मर्जी रहो। अब मैं सोचूं कि मैं हर जगह जाके एक छोटा इंडिया बना दूं, वो तो पॉसिबल नहीं है, देखिए भाई साहब, वो पॉसिबल, पर इनकी मेंटेलिटी वैसी है। और ये क्या करे, आपने अभी देखा होगा कि अभी कहाँ कहाँ मैं देख रहा था फकर भाई, अभी इन्होंने युगांडा का एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो उन्होंने दबोच लिया। अब ये जो छोटी कंट्रियां हैं ना, छोटी कंट्री भाई साहब बहुत परेशान है चाइना से।
जितने एसेट हैं, मैं अभी किसी से बात कर रहा था, ग्रीस में मेरा एक दोस्त है, कह रहा है हमारा ये वाला पोर्ट रख लिया, ये वाला एयरपोर्ट रख लिया। मतलब ग्रीस तो फिर भी बड़ी कंट्री, अब जो छोटी-छोटी बिल्कुल, कंट्री है यूरोपियन यूनियन की, इनका तो बेचारों को कोई सुन ही नहीं रहा। अब युगांडा का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिया कितना था, 200 मिलियन डॉलर, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। 200 मिलियन डॉलर पे एयरपोर्ट कहाँ मिलता दुनिया में फ़खर भाई, सोचिए आप। बिल्कुल, 200 बिल्कुल। मिलियन डॉलर में एक वाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने कब्जा कर लिया। उन्होंने 15 या 25 साल का ग्रेस पीरियड दे दिया, 6 ओके, साल बाद ही शुरू कर दिया। और मैंने जो बोला ना, चाइनीज गवर्नमेंट पैसे नहीं देते, चाइनीज बैंक पैसा देते 5 से 6% इंटरेस्ट पे। जब वो वापस कर एग्ज़ैक्टली। नहीं पाते हैं, कहते हैं भैया ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा। अब ये जो इकोनॉमिक टेररिज्म है ना, इकोनॉमिक टेररिज्म, ये डेंजरस है। आप आओ, ऑलराइट, वैक्सीन लोगों कह रहे थे $2 बिलियन लो और हमारी वैक्सीन लो। वैक्सीन लेने के पैसे नहीं, हमसे लोन लो और तुम हमारी वैक्सीन लो। बिल्कुल। समझ रहे यस। हो? ये नहीं, ये दिक्कत बात है। है बिल्कुल आपकी। हमारी ML1 का जो हमारा प्रोजेक्ट है तकरीबन पता नहीं 3 से 5 अरब यूएस डॉलर का है। तो उसके ऊपर इसीलिए अभी तक काम शुरू नहीं हुआ कि उसके ऊपर ये वाली बात चल रही है कि 4 से 5% उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लेंगे, जो हम मतलब उसके लिए लोन देंगे पेशावर टू कराची। तो यकीन करें 2 साल हो गए। खैर कुछ हमारी हुकूमत की माशाल्लाह नालायकी भी बहुत है। हम तो खैर IMF के सामने भी यही हमने किया कि मतलब उनसे भी हमने कोई मतलब नेगोशिएशन शायद उस तरह की नहीं कर सकते या नहीं करते जो करनी चाहिए। लेकिन चाइना के साथ ये वाली चीज चल रही जो आप बता रहे कि 4 से 5% मेरे ख्याल में शायद दुनिया का सबसे ज्यादा का इंटरेस्ट सबसे ये है। ज्यादा। अगर भाई एक इसमें पॉइंट नोट करने का, अगर आप देखिए सिंगापुर में आपको पैसा मिलता है 1% पे, यूएस में जी, मिलता है 1% पे, थाईलैंड में मिलता है बिल्कुल। 1.5% में, वो भी छोटा पैसा। अगर आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहे 5 से 6%, मतलब आप क्या मिलियंस में इंटरेस्ट दोगे क्या? और ये बिल्कुल, प्रोजेक्ट मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 15 साल का, 35 साल का इसका आरओआई है। अगर मैं 6% दूंगा, आप हिसाब लगाइए, बैंक की 10 साल में तो पैसा डबल हो गया। 12 साल में 8 से 10 साल में पैसा डबल। जी अगर बिल्कुल। 35 साल आ रहा है तो 35 साल में आपके 5-6 गुना पैसा दोगे। मैंने 6 बिलियन लिया, 36 बिलियन दूंगा, ये कौन सी गणित है? ये चलता है छोटे मोटे लोन पे, मतलब आपने 5,000 10,000 अब डॉलर लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें समझ भी आता कि अमाउंट छोटा है। मतलब अगर मैंने 6 बिलियन लिए तो 35 साल में तुम्हें 36 बिलियन देने हैं, तो भैया मैं क्या, मेरे क्या वो सोने के पेड़ उगेंगे वहां पे? जरूरतों में लगे कहां से हुए। आएगा? नहीं नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है कि मतलब ये मसला क्योंकि मैं डायरेक्टली इस चीज को देख रहा होता हूँ अक्सर। मतलब इनके जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे सीपेक के जिसमें ML1 है या बाकी पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ जगहों पे। तो जब मैं उसको पढ़ता हूँ यकीन करें मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि यार इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्ट रेट इतना हाई कि जो मेरे ख्याल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो और मजीद परेशानी बढ़ती है। मैं आपको बताऊं, आपने मान लीजिए 10 बिलियन लिया, पहले उन्होंने 6% लगाया, 106 हो गया वो। जी 106 पे 6%, 100 कितना हो गया वो, फिर 100 करीब 12, 113 हो गया, फिर बिल्कुल 113 पे एग्जैक्टली। 6%। जो बेस भी तो आपको बढ़ रहा है ना। अच्छा, यस फिर पेनल्टी क्लॉज होता है। अच्छा, अगर आपने नहीं दिया जी 2% पेनल्टी लगाएंगे ओवरऑल। तो मतलब ये जो यस। डबल होना था 8 साल में, ये 6 साल में डबल हो रहा है। ये जो पहले हमारे आपके मुल्कों में थे ना, वो सूदखोर, मतलब हाँ जिनका बिल्कुल। जिंदगी गुजर जाती है, सूद ही सूद उतरता है, असल बाकी रहता है। ये वही वाला यस बिजनेस एब्सोल्युटली राइट बिल्कुल। है। अब भी सुमित भाई अब भी इस किस्म के लोग हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पता नहीं हिंदुस्तान में भी शायद हो कि ना हो, जो कश्मीर है, यहाँ मतलब तक कि अमाउंट्स देते हैं और वो यकीन करें कि वो लोगों की जिंदगियां गुजर जाती है, बेचारे मर जाते हैं लेकिन वो पैसा उतरता नहीं है, वो पैसा खत्म नहीं होता और वो डबल मतलब होता उनकी नस्लें जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाती है उसके अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो है ना, और अगर आपको किसी की मदद करनी है, देखिए जी मैंने आपको 10 बिलियन दिया, अब मैं बोलता हूँ बिल्कुल। आप मुझे 10 बिलियन ना, आप मुझे 10 साल में वापस करो, 0.5% इंटरेस्ट दो या यस 0.25% इंटरेस्ट सिंपल दो, 10.25 बिलियन मुझे 10 साल में वापस कर देना, वो होता है हेल्प बिल्कुल करना। सही। भाई साहब मैं आपसे 6% इंटरेस्ट लूँगा साल का, आप कहाँ से दोगे? वही वाली बात पॉसिबल है, ही नहीं। भाई आप इम्पॉसिबल है देना, कोई नहीं दे पाएगा बिल्कुल वापस। सही है, अगर बिल्कुल सही। रेट में पैसे ले रहे हैं, हम भी नहीं दे पाएँगे वापस, कहाँ से देंगे? अब लोग एब्सोल्युटली राइट। उठाते हैं। बिल्कुल सुमित साहब बिल्कुल सही आपने कहा कि ये वाली चीजें चल रही होती और ये फिर जब एक्सपेंशन हो रही होती तो यकीनन मतलब उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो भी उनके कब्जे में चला जाता है, एयरपोर्ट्स हो ड्राई पोर्ट्स हो या सी पोर्ट्स हो, वो सारे के सारे यकीनन जब हम उनके साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो आपने लिख के हमें दिया हुआ है, सिग्नेचर्स करके दिए हुए। और जी एक जी और चीज आपको मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, हमारे यहाँ क्या है ना, ये डेमोक्रेसीज का एक नॉर्म है। ये उसको मैंने इसका बड़ा एनालिसिस किया था, ये डेमोक्रेसीज को डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कैसे यूज करते हैं। देखिए डेमोक्रेसी में कोई भी 5 साल में इलेक्शन है या 4 साल में इलेक्शन है,
मान यस। लीजिए आज आपकी गवर्नमेंट आ गई, आपको डेवलपमेंट दिखाना, आपने चाइना से पैसा लिया कि मैं ये पोर्ट बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, ये मैं जी 10 चीजें खड़ा कर रहा हूँ। हमारे फखर भाई ने अपने प्राइम मिनिस्टर बन के अनाउंस कर दिया सब कुछ, ठीक है जी। यस। 5 साल बाद आप नहीं आए, कोई और आया, प्रॉब्लम उसकी है। जब वो आएगा उसके सर पे यहाँ तक कर्जा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। ये डेमोक्रेसीज को यूज करते, कह रहे तुम्हें क्या करना, तुम अपने 5 साल काटो, दिखा दो हमने ये किया, चाइना से पैसा लाओ। यार जब कोई और आएगा वो भुगतेगा उसको, तुम्हें क्या करना है। अब एग्जैक्टली। चाइना में जी जिनपिंग कांस्टेंट है, वो तो जा नहीं रहा कहीं। यहाँ हर बिल्कुल 5 एब्सोल्यूट राइट, बिल्कुल सही है। बदल रही है। हर गवर्नमेंट अपनी सोचती है कि भाई मैं अपना डेवलपमेंट। श्रीलंका में क्या किया इन्होंने, पाकिस्तान ले लीजिए, अफ्रीका की करीब करीब 50 कंट्री फखर भाई ऐसी है जो आज के डेट में चाइनीज डेट ट्रैप में फंस चुकी है। 50, यस, 220 एब्सोल्यूट राइट। 203-4 कंट्रीज है टोटल वर्ल्ड में, 50 कंट्रीज आर ऑलरेडी इन चाइनीज डेट ट्रैप। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा सुमित भाई आपने। आपकी बातें मतलब इस हवाले से, क्योंकि आपका बड़ा होल्ड है इन चीज़ों के ऊपर, हमने बात की प्यूटन साहब का जो विजिट था उस हवाले से, एंड जो चाइना का एक्सपेंशन है, क्योंकि बात आगे की तरफ चली गई, एलएसी के ऊपर हमने बात की, वो भी डिस्कशन में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट पे फिर मिलते हैं। टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। और थैंक मेरे यू को सर। अच्छी एक बात लगती है ना कि आप सवाल दिल खोल के पूछते हैं, वो रखते नहीं हैं। बहुत शुक्रिया सर। भाई देखिए, हम तो पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स ये सब रोज करते रहते हैं, पर जो कॉमन बंदा है ना फखर भाई, उसे ये सब पता नहीं रहती। उसे चीज मतलब